भूषण कुमार और जॉन अब्राहम द्वारा निर्मित और शिवम नायर द्वारा निर्देशित द डिप्लोमैट कहानी कहती है एक भारतीय युवती की जिसका नाम है उज़्मा अहमद और वो ताहिर नाम के एक पठानी पाकिस्तानी नवयुवक के प्रेम में पड़ जाती है और उसके साथ वो पाकिस्तान पहुंच जाती है बिना ये जाने कि उसकी बैकग्राउंड क्या है और उसको वो कहाँ लेके जा रहा है। वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जहाँ का वो बाशिंदा है और जहाँ पर बहुत ही रूढ़िवादी एक बहुत ही कट्टरवादी सामाजिक व्यवस्था है। वहाँ पर ये नवयुवती अपने आप को पाती है और वहाँ पर वो कैद महसूस करती है। वहाँ से वो आज़ाद होकर वापस अपने देश भारत लौटना चाहती है। ये इस फिल्म की कहानी है। ये जो प्रमुख पात्र है इस फिल्म की उज़्मा अहमद, इसको सादिया खतीब नामक अभिनेत्री ने प्रस्तुत किया है, अभिनीत किया है। बहुत अच्छी तरीके से अभिनीत किया है और वो एक बहुत नामी स्टार नहीं है। हालांकि ये रोल किसी नामी स्टार को दिया जाता तो ये फिल्म और अधिक लोकप्रिय हो सकती थी और अधिक कामयाब हो सकती थी। लेकिन सादिया खतीब ने भी कहीं पर भी फिल्म में ये महसूस नहीं होने दिया कि वो एक नवोदित नायिका हैं। उन्होंने कहीं पर भी किसी बड़ी नायिका की अनुपस्थिति को महसूस नहीं होने दिया। लेकिन यही की यही बात उस युवक के बारे में ताहिर जो पठानी युवक है और जिसको जगजीत संधू प्ले कर रहे हैं, यही बात जगजीत संधू के बारे में नहीं कही जा सकती। अब हम इस मुद्दे पर लौट कर आएंगे जब हम इस फिल्म को एनालाइज करेंगे। और ये युवती पहुंचती है भारतीय दूतावास और वहां पर डेप्यूटी हाई कमिश्नर जेपी सिंह जो रोल अभिनीत कर रहे हैं जॉन अब्राहम, वो किस प्रकार से पाकिस्तानी लीगल सिस्टम, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तकाज़ों और भारत पाकिस्तान के बीच के टेंशन भरे संबंध के बीच किस प्रकार से इस युवती को वापस भारत लेकर आते हैं। ये इस कहानी का पूरा जो थ्रस्ट है वो इसके ऊपर है। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कास्टिंग के ऊपर कि फिल्म की कास्टिंग जॉन अब्राहम इन द रोल ऑफ द डिप्लोमैट इज परफेक्ट बट ही इज द ओनली बिग स्टार इन द फिल्म। उसके अलावा जितने भी पात्र हैं इंक्लूडिंग जो नायिका है वो सब नवोदित अभिनेता हैं या कम जिनके बारे में कम लोगों को जानकारी है। ऐसे अभिनेता हैं जिनकी लोकप्रियता उतनी नहीं है जितनी की बड़े सितारों की होती है। एक्सेप्ट फॉर रेवती। रेवती जी ने इस फिल्म में भारत की फॉरेन मिनिस्टर का रोल किया है, सुषमा स्वराज का। और उन्होंने इस रोल के अंदर जो प्राण फूके हैं वो देखने के लायक हैं। और जो उस फिल्म ने 30 करोड़ का बिजनेस किया है उस बिजनेस तक इस पिक्चर को पहुंचाने में रेवती की कास्टिंग का और भारत अपनी आंख का तारा है, भारत ही तो आशियां हमारा है, ये जो गीत है, ये गीत और रेवती जी का अभिनय, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो इस फिल्म को 30 करोड़ के क्लब तक लेकर गए हैं, 30 करोड़ के कलेक्शन तक लेके गए हैं। अगर इस फिल्म के निर्माताओं और निर्देशक और इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई टीम इस कलेक्शन से संतुष्ट नहीं है तो उनको अपनी पूरी प्रक्रिया को दोबारा से सोचना विचारना पड़ेगा और उसको एक दूसरे तरीके से हैंडल करना होगा। आइए हम उस प्रोसेस के ऊपर आते हैं। इस फिल्म की जो ताहिर है, अब ताहिर एक तरीके से खलनायक हो जाता है फिल्म का। और खलनायक के प्रेम में हमारी नायिका पड़ती है तो वो जो
नायिका का पात्र है वो बहुत कमजोर हो जाता है। वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सादिया। सादिया खतीब जो उस्मा अहमद का रोल कर रहे हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जब तक ऑडियंस उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइन नहीं होगा तब तक पिक्चर बहुत बड़ी सुपरहिट नहीं होने वाली। इतनी ही हिट होएगी जितनी की हुई है। और उसके उसके अंदर सादिया के अभिनय से ज्यादा ये जो ताहिर की जो मिसकास्टिंग हुई है, चाहे वो नया ही अभिनेता होता, ये हमारे जगजीत संधू खलनायक तो बहुत प्रभावशाली लग रहे हैं, लेकिन उनके अंदर वो नायक वाली क्वालिटी नहीं आ रही, तो जिसकी वजह से उस्मा अहमद का जो करेक्टर है वो कमजोर पड़ रहा है। कि वो ऐसा लगता है कि वो ताहिर के प्यार में केवल इसके लिए पड़ गई कि वो उसी धर्म को बिलोंग करता है जिस धर्म को वो बिलोंग करती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी विशेष हमको नायक वाली क्वालिटी दिखाई नहीं देती। तो ये समझ में नहीं आता कि यार इस इतनी सुंदर नायिका है और इतनी प्रभावशाली अभिनेत्री है, उसको इस युवक के प्यार में पड़ने की क्या जरूरत, मतलब सही शब्द नहीं है जरूरत, पर क्यों उसके प्यार में पड़ गई, ये दर्शक की समझ में नहीं आता और ये इस फिल्म की बहुत बड़ी कमजोरी है, इसको इससे आगे की बिजनेस तक ले जाने के लिए। और दूसरा आता है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पिक्चर के अंदर किसी भी प्रकार की। एक जो हमारे क्रिटिक्स हैं जिसकी वो बार बार चर्चा करते हैं, सिनेमैटिक रियलिज्म, सिनेमैटिक रियलिज्म के अनुसार इस फिल्म का निर्माण हुआ है। बहुत ही यथार्थवादी तरीके से इस पिक्चर को प्रस्तुत किया गया है। कहीं पर भी एग्जेजरेटेड नहीं है, कहीं पर भी ओवर द टॉप नहीं है, बहुत ही रिस्ट्रेन्ड फिल्म है। तो जो इस फिल्म का ट्रीटमेंट है रियलिस्टिक, उसी के हिसाब से इस 30 करोड़ के कलेक्शन को भी एक रियलिस्टिक कलेक्शन मान के इसकी टीम को संतुष्ट हो जाना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑडियंस विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। इस फिल्म का जो प्रोटैगनिस्ट है वो जॉन अब्राहम नहीं है। जॉन अब्राहम एक बहुत बड़े स्टार हैं और इस फिल्म के सबसे प्रमुख स्टार हैं जॉन अब्राहम, निर्माता होने के अलावा। परंतु जॉन अब्राहम इज नॉट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की जो प्रोटैगनिस्ट है वो उस्मा अहमद है। तो ये कहानी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कही जानी चाहिए, क्योंकि जेपी सिंह के पात्र में आकर जॉन अब्राहम का जो काम है वो उस्मा अहमद को अपने ड्रामेटिक नीड को फुलफिल कराने का है। हमको ये अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन कहानी के अनुसार जो प्रमुख पात्र है वो उस्मा अहमद है। जेपी सिंह इज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर। अब क्योंकि जॉन अब्राहम जो है वो एक बड़े अभिनेता हैं और उनका पिक्चर में इंट्रोड्यूस होना जल्दी से जल्द बहुत ज़रूरी है, ऐसा लगा टीम को। तो जॉन अब्राहम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया और फिल्म के शुरू होने के 5-10 मिनट के अंदर ही उस्मा अहमद जो है भारतीय दूतावास आकर वो डिमांड करती है कि मुझे अंदर ले लीजिए। वो आई तो थी किसी और काम से, लेकिन वो एकदम से उसके एटीट्यूड में चेंज आता है और वो बोलती है कि मुझे बचा लीजिए, मुझे दूतावास के अंदर ले लीजिए। और यहाँ से ड्रामा चालू होता है पिक्चर का। दिस इज लाइक अ हुक, इट्स अ पार्ट ऑफ द सेटअप। ये जो उस्मा अहमद का दूतावास के अंदर शरण लेना है, ये दिस बिकम्स अ पार्ट ऑफ द सेटअप ऑफ द पिक्चर। ये पिक्चर सेटअप हो रही है और सेटअप होने के बाद में जो प्लॉट पॉइंट वन है, जो टर्निंग पॉइंट है, वो है कि ये लड़की ताहिर के प्यार में कैसे और कहाँ पड़ी। वो वो जानकारी हमको तकरीबन तकरीबन फिल्म शुरू होने के 1 घंटे के बाद में मिल रही है। और ये फर्स्ट हाफ के अंदर जो फिल्म का जो टेम्पो है, जो फिल्म की ग्रिप होती है ऑडियंस की स्क्रीन प्ले के माध्यम से, डायरेक्शन में शिवम नायर की कोई कमी नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो स्क्रीन प्ले के अंदर है। और स्क्रीन प्ले के अंदर भी कंटेंट के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहा हूँ
कि अगर इस फिल्म को ऐसे स्ट्रक्चर किया जाता कि कहानी शुरू होती पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में यार कि हम उस्मा अहमद की कहानी कह रहे हैं एंड विद फुल कॉन्फिडेंस इन सादिया खतीब कि यार सादिया खतीब को हमने कास्ट किया है एंड शी विल कैरी दी रोल ऑन हर शोल्डर्स, इस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अगर इस फिल्म को बनाया जाता और वहां से कहानी शुरू होती कि एक नवयुवती है, वो शादी करके वहां पर पहुंच गई है पाकिस्तान के एक रिमोट इलाके में, और धीरे धीरे वो महसूस करती है कि मैंने ये गलत निर्णय ले लिया है, और कैसे वो अपने निर्णय को की गलती को सुधारने के लिए ये चाल चलती है, अपने पति को बोलती है कि चलिए भारतीय दूतावास चलते हैं और वहां पे इस्लामाबाद में, और वहां पे जाकर मैं अपने रिश्तेदारों को कांटेक्ट करूंगी और वो हमको धन देंगे। वो पैसे का लालच देती है अपने पति को कि जो अपने रिश्तेदारों से मिलेगी, अपने घर वालों से मिलेगी, तो जो स्त्री धन होता है उनकी परंपरा में जो भी होता है वो उसको मिल जाएगा। इस लालच से उसका पति ताहिर उसको वो दूतावास तक लेके आता है। अगर ये कहानी इस तरह से कही जाती तो तकरीबन फिल्म के 20 से 25वें मिनट के दौरान में ये जो शेल्टर लेती है दूतावास के अंदर, दिस वुड हैव बिकम प्लॉट पॉइंट वन ऑफ द पिक्चर, वेरी वेरी ड्रामेटिक पॉइंट। ये पिक्चर का हुक हो जाता है कि यार ये लड़की जो लाई अपने पति को एकदम से, यार इसने ये पलटी कैसे खाई, और इससे पिक्चर के अंदर ऑडियंस का एक इंटरेस्ट जागरूक हो जाता, और फिर जाके हमको फिर पता पड़ता और आधे एक घंटे के बाद में कि कैसे कैसे ये हुआ था। रेजोल्यूशन इस फिल्म का सेकंड हाफ परफेक्ट है, और उसके अंदर रेवती, वो भी एक सीनियर, ना सिर्फ एक सीनियर अभिनेत्री हैं बल्कि एक बड़ी स्टार भी रह चुकी हैं, और उनका जो करिश्मा है स्टारडम का वो इस रोल के अंदर दिखाई दे रहा है। और हमको पता लगता है कि यार जब हम एक किसी स्टार को कास्ट करते हैं छोटे से भी रोल में, तो उसकी स्टारडम उसको, उस पात्र को क्या गरिमा प्रदान करती है, क्या शक्ति प्रदान करती है। तो जो रेवती ने कैरेक्टर प्ले किया है भारतीय विदेश मंत्री का, सुषमा स्वराज जी का वो रोल प्ले कर रही हैं, वो इतना वात्सल्य लेके आ जाती हैं इस पात्र के अंदर कि जैसे कि वो उस्मा अहमद की माँ है। वो भारत की विदेश मंत्री नहीं है, वो उस्मा की माँ है, वो साक्षात भारत माँ का प्रतीक बन जाती हैं। और जब एंड होता है पिक्चर का और ये गाना चलता है कि भारत अपनी आंख का तारा है, भारत ही तो आशियां हमारा है, at that time the film touches your heartstrings, and that's where it becomes successful, and that is responsible for this collection of 30 crore rupees. If it wanted to collect more than that, then it should have cast some actor. Either a hero should have played Tahir's role, who would have willingly agreed to play a negative shade. जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि अगर डर पिक्चर के अंदर सनी देओल हीरो है, लेकिन शाहरुख खान जो है वो ऑब्सेस्ड लवर है, उसकी प्रेमिका का विलन है, लेकिन वो एक हीरो है, पोटेंशियल हीरो है। एक वैसा ही करेक्टर चाहिए था यहाँ पर ताहिर का, ताकि हमारी सिंपैथी इस नायिका के साथ हो जाती, उस्मा अहमद के साथ। अभी क्योंकि वो लड़का इतना बड़ा ना तो स्टार है और ना ही उसके अंदर नायक वाली पर्सनालिटी है, खलनायक में वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि उसकी नायक वाली पर्सनालिटी नहीं है, इसके लिए दर्शक उसके उस्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइन नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली। और वो इस पिक्चर की जो सुपर कामयाबी के बीच में जो अड़ंगा आ रहा है, जो रोड़ा आ रहा है, दैट इज द मिसकास्टिंग of Jagjit Sandhu in the role of Tahir. Without any prejudice to him, he is a fantastic actor, but he is miscast in this role. And Sadia Khatib, being a newcomer, also, she is really a heroine material and a very talented actress, and she carries this role and even the film on her shoulders, because the film requires that she carry the film on her shoulders, because John Abraham, even being a very big star,
he is only supporting her in reaching back to her homeland, which is India. सो यहाँ पर पिक्चर हल्की सी मिसफायर हुई, मिसकास्टिंग की वजह से, और इससे जो उसका दूसरा एक पॉइंट था, अलाइनमेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोटैगनिस्ट. द प्रोटैगनिस्ट इज उस्मा अहमद. द डायरेक्टर शुड अंडरस्टैंड, द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, द प्रोडक्शन टीम, जॉन अब्राहम, एवरीबॉडी शुड हैव अंडरस्टूड कि यार द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज उस्मा अहमद का जो कैरेक्टर है, सादिया खतीब जो प्ले कर रही है, ये प्रोटैगनिस्ट है. और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू को अलाइन करना है, नॉट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जॉन अब्राहम, because John Abraham's point of view cannot give the audience any emotional connect or any emotional fulfillment at the end of the story, because the attachment has to be with Usma Ahmad to be emotionally involved in the story. She is the protagonist of the story, but unfortunately the screenplay is constructed like that the audience point of view does not get aligned with the point of view of Uzma Ahmad, and that is one weakness of the picture. And after that, the alignment of the point of view of the picture with the point of view of the protagonist, that is also lacking, because the film is continuously treating John Abraham as the protagonist. चाहे कोई अभिनेता कितना भी बड़ा क्यों ना सुपरस्टार हो, लेकिन कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है वो प्रोटैगनिस्ट है. शोले पिक्चर के अंदर धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन हो सकता है संजीव कुमार से ज्यादा लोकप्रिय स्टार हो, ज्यादा बड़े स्टार हो, लेकिन शोले का जो प्रोटैगनिस्ट है वो संजीव कुमार है. शोले इज द स्टोरी ऑफ संजीव कुमार एंड नॉट ऑफ धर्मेंद्र एंड अमिताभ बच्चन. They are playing a supporting role in the fulfillment of his dramatic need. The same thing is here in this picture, The Diplomat. फिर उसके बाद में द स्टेक्स आर वेरी हाई. बिल्कुल जिंदगी और मौत दांव पे लगी हुई है, और वो भी इस फिल्म की कामयाबी के लिए बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि जो लड़की है, चाहे हम उसके साथ आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं पूरी तरीके से या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो एक आपत्ति में फंसी हुई है, और वो किस तरीके से निकल के आई, तो वो उसकी उसकी जो क्राइसिस है वो वाकई में बहुत सीरियस क्राइसिस है. द स्टेक्स, इमोशनल स्टेक्स are very very high, and on that count the picture succeeds. Finally, the count of entertainment, the picture lacks in entertainment because it's excessively realistically made, the cinematic realism which is appreciated a lot by the critics, but the audience, they want to be entertained also. And music could have played a very very important role, and coming from Bhushan Kumar and coming from T series, it's very surprising कि एक ही गाना है, भारत अपनी आंख का तारा है, और वो गाना जो है इस फिल्म की कामयाबी के लिए इतना योगदान दे रहा है जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते. अगर इस फिल्म के अंदर ऐसे ही और भी गाने होते तो पिक्चर भी मनोरंजक हो गई होती, सिचुएशनल होते, इमोशनल होते, वो किया जा सकता है यार. बॉलीवुड इज एन एक्सपर्ट इन दैट डिपार्टमेंट कि किसी भी सिचुएशन के ऊपर यार, भारत और चीन का युद्ध चल रहा होता है और वहां पर सिपाही बैठे हुए हैं सीमा के ऊपर, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहां पे गाना गाते हैं, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा. इतना कन्विंसिंग लगता है, इतना दिल को भी छूता है, और उस सीरियस मोमेंट में एक हमको रिलीफ भी प्रदान करता है, मनोरंजन भी प्रदान करता है. ये जो ट्रेंड से हम विचलित हो चुके हैं, और ये मैं उम्मीद करता हूँ भूषण कुमार जी और म्यूजिक कंपनी, जो इनकी इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी है, कम से कम वो अपनी फिल्मों में इस बात पर गौर करें, निर्देशकों के साथ में बैठे, सह निर्माताओं के साथ में बैठे, स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ में बैठे, डिसाइड करें यार कि किस तरीके से बिना कहानी को डिस्टर्ब किए हाउ वी कैन इनकॉर्पोरेट मेलोडियस म्यूजिक इनटू दिस पिक्चर. अगर इस पे वो काम करें, अगर इस पिक्चर के अंदर और ऐसा म्यूजिक होता, और ये इसका प्लॉट पॉइंट सही जगह पे होता, और ताहिर के रोल में एक ऐसा अभिनेता होता जिसको कि दर्शक एक हीरो के रूप में स्वीकार करते जो एक विलेन का रोल अदा कर रहा है. अगर ऐसा ये इस पिक्चर में हो जाता तो ये पिक्चर जरूर 70 से 100 करोड़ तक टच कर जाती. लेकिन जो वर्तमान जो इसकी शेप है, इसमें पूरी की पूरी टीम को
ये जो 30 करोड़ का इसका बिजनेस हुआ है उसके साथ उनको संतोष कर लेना चाहिए। धन्यवाद। देखते रहिए सिनेमा।